हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो जिस तरह से आपको पता है हमारे पास यहाँ पे मोंगोडीबी की लेक्चर सीरीज चल रही है और आज के इस लेक्चर के अंदर हम मोंगोडीबी का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कवर करने वाले हैं जिसका नाम है स्कीमा वैलिडेशन इन मोंगोडीबी। भाई देखो, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है और ये वाला जो लेक्चर है ये 2 से 3 पार्ट के अंदर मुकम्मल होगा, क्योंकि इसके अंदर बताने वाली बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, मतलब बहुत सारी चीज़ों के थ्रू हम ये स्कीमा वैलिडेशन परफॉर्म करते हैं। तो आपने मेक श्योर करना है कि इस वीडियो को एंड तक वॉच करना है ताकि आपको इसका कंप्लीट कॉन्सेप्ट समझ में आ सके। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लो, इसके साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस कर लो, क्योंकि और भी बहुत सारी वीडियोस इस लेक्चर सीरीज के अंदर आने वाली हैं। तो मैं हूं आपका सर मोहम्मद आदिल और अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो भाई देखो, स्कीमा वैलिडेशन इन मोंगोडीबी। भाई देखो, स्कीमा वैलिडेशन को समझने से पहले हम समझते हैं कि जो मोंगोडीबी के अंदर स्कीमा होता है ये क्या होता है। भाई आपको याद होगा जब हमने मोंगोडीबी की लेक्चर सीरीज स्टार्ट की थी तो उसके शुरू में मैंने आपको स्कीमा का कॉन्सेप्ट बताया था। ठीक है, लेकिन अगर किसी ने हमारा वो शुरू के लेक्चर्स नहीं देखे तो मैं थोड़ा सा आपको रिकैप दूंगा कि यहाँ पे स्कीमा होता क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाओ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे एक स्कीमा क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसकी डेफिनेशन। A schema in MongoDB defines the structure of documents in a collection। भाई देखो, मैंने आपको बताया था ना कि MongoDB के अंदर कलेक्शंस होती हैं और कलेक्शंस के अंदर जो डेटा होता है उनको हम क्या कहते हैं, डॉक्यूमेंट्स कहते हैं। तो यहाँ पे देखो MongoDB के अंदर जो स्कीमा होता है वो स्कीमा बेसिकली किसको कहा जा रहा है, यहाँ पे देखो स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्यूमेंट्स को। मतलब कलेक्शन के अंदर जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो डेटा होता है, उसके स्ट्रक्चर को बेसिकली कहा जा रहा है आपके पास स्कीमा। अब देखो डॉक्यूमेंट के स्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या होता है। भाई देखो, फील्ड्स होती हैं जो हम की वैल्यू पेयर के अंदर स्पेसिफाई करते हैं। फिर उसके बाद हर फील्ड की कोई ना कोई टाइप होती है, डेटा टाइप होती है। तो ये जो सारी चीजें होती है ये मिलके आपके पास आपका क्या बनाती है, एक स्कीमा बनाती है आपकी कलेक्शन का। ठीक हो गया। तो यहां पे देखो इसका सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, इट स्पेसिफाइज द फील्ड्स, देयर टाइप्स एंड अदर प्रॉपर्टीज। मतलब स्कीमा के अंदर कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं। देखो, एक तो फील्ड्स हो गया जो मैंने आपको बताया, की वैल्यू पेयर में हम डेटा डालते हैं। जिस तरह से हमने कलेक्शंस बनाई थी प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर, उसके अंदर हम क्या कर रहे थे, नेम एक फील्ड बना रहे थे, एज बना रहे थे। ठीक है, इसी तरह जेंडर और भी बहुत सारी फील्ड्स हो सकती हैं। ठीक है, जिस तरह एम्प्लॉय के लिए हमने डेजिग्नेशन बनाया था, सैलरी बनाया था। तो ये सारी क्या है, फील्ड्स हैं। और फिर देखो उनकी टाइप, मतलब जो फील्ड्स होती हैं, हर फील्ड एक स्पेसिफिक डेटा टाइप से बिलोंग करता है। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने डेटा टाइप्स का कॉन्सेप्ट भी कवर किया है। जिस तरह किसी फील्ड की टाइप क्या है, स्ट्रिंग है, किसी फील्ड की टाइप आपके पास इंटीजर है, डबल है, फ्लोट है, बुलियन है। ये सारी हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर कवर की थी। तो फील्ड्स हो गई, उनकी टाइप्स हो गई और उनकी प्रॉपर्टीज। मतलब फील्ड्स के अंदर भी तो हम दूसरी प्रॉपर्टीज बना सकते हैं, जिस तरह हमने ऑब्जेक्ट की बात की थी। ऑब्जेक्ट हम नेस्टेड भी बना सकते हैं, नेस्टेड ऑब्जेक्ट, और उस नेस्टेड ऑब्जेक्ट के अंदर अपनी भी प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमारे पास आ जाती हैं एक स्कीमा के अंदर। ठीक है, तो ये पॉइंट आपने अच्छे से याद रखना है। फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट, स्कीमास हेल्प इंश्योर डेटा कंसिस्टेंसी एंड इंटेग्रिटी। भाई देखो, यहां पे कह रहे हैं ये जो स्कीमा होता है ना, ये 2 चीजें इंश्योर करता है। मतलब 2 चीजें आपके डॉक्यूमेंट्स के अंदर मेक श्योर करता है। एक तो हो गया डेटा कंसिस्टेंसी और दूसरा हो गया डेटा इंटेग्रिटी। भाई देखो, अभी तक हमने डेटा इंटेग्रिटी को इंप्लीमेंट नहीं किया, डेटा कंसिस्टेंसीज को इंप्लीमेंट नहीं किया अपनी कलेक्शन में। इसका मतलब क्या है, भाई देखो अभी हमारे पास जब हमने कलेक्शन बनाई थी तो उसके अंदर कहीं भी हमने कोई वैलिडेशन नहीं लगाई। इसका मतलब अभी जो हमने कलेक्शंस बनाई हैं प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर, उसके अंदर सपोज करो कि हमारे पास एक फील्ड है नेम, और उसकी जो डेटा टाइप है उसके अंदर हम क्या डालते हैं, स्ट्रिंग डालते हैं। लेकिन अगर हम गलती से उसके अंदर फॉर एग्जांपल कोई इंटीजर डाल दें या बूलियन वैल्यू डाल दें, डबल वैल्यू डाल दें, तो तब भी वो एक्सेप्ट कर लेगा। क्यों एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि अभी तक हमने कलेक्शंस बनाते हुए कहीं भी वैलिडेशंस अप्लाई नहीं की। मतलब अभी तक हमने ये नहीं बताया कि नेम के अंदर सिर्फ स्ट्रिंग ही जाएगा, एज के अंदर सिर्फ इंटीजर ही जाएगा। इस तरह की अभी तक हमने कोई वैलिडेशन यहाँ पे अप्लाई नहीं की। तो ये सारी चीजें हम इंप्लीमेंट करेंगे स्कीमा वैलिडेशन के कॉन्सेप्ट की मदद से। तो यहाँ पे यही कह रहा है कि जब आप प्रॉपर स्कीमा बनाते हो तो आपके पास डेटा भी कंसिस्टेंट रहता है। डेटा कंसिस्टेंट का मतलब कि हर डॉक्यूमेंट में आपको डेटा चेंज नहीं मिलेगा, मतलब कंसिस्टेंट मिलेगा, सेम मिलेगा। और फिर डेटा इंटेग्रिटी का मतलब कि जो डेटा आप अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर, कलेक्शन के अंदर इंसर्ट करवाना चाह रहे हो, यूजर वही डेटा एंटर करेगा। अगर वो गलत डेटा एंटर करेगा तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा।
तो ये चीज कहलाती है आपके पास डेटा इंटेग्रिटी। ठीक है, फिर आगे आ जाओ। अब यहां पे देखो, अब बात करते हैं स्कीमा वैलिडेशन की। ठीक है, तो यहां पे देखो क्या कह रहा है, बाय डिफॉल्ट MongoDB हैज अ फ्लेक्सिबल स्कीमा। दिस मीन्स दैट देयर इज नो स्ट्रिक्ट स्कीमा वैलिडेशन सेटअप इनिशियली। इसका मतलब देखो यहां पे कह रहा है कि बाय डिफॉल्ट क्या होता है, बाय डिफॉल्ट जो हमारे पास MongoDB की जो स्कीमा होती है वो बड़ी फ्लेक्सिबल होती है। इसका मतलब है जब आप कलेक्शन बनाते हो ना और उसके अंदर डॉक्यूमेंट्स इंसर्ट करते हो, तो उस टाइम पे हमारे पास कोई भी स्कीमा वैलिडेशन इंप्लीमेंट नहीं हुई हुई होती। यही वजह है कि अभी तक हमने जितने भी कलेक्शन बनाए हैं उसके अंदर कहीं भी डेटा टाइप की कोई रिस्ट्रिक्शन हमने नहीं लगाई। कौन सी रिस्ट्रिक्शन, कि भाई अगर नेम वाली फील्ड है तो उसके अंदर सिर्फ स्ट्रिंग ही जाएगा, अगर एज वाली फील्ड है तो उसके अंदर सिर्फ इंटीजर ही जाएगा। ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन अभी तक हमने यहाँ पे नहीं लगाई। तो इस तरह की जो रिस्ट्रिक्शंस है वो हम लगाते हैं स्कीमा वैलिडेशन की मदद से। तो यहाँ पे कह रहा है कि इनिशियली शुरू में जब भी आप कलेक्शन वगैरह बनाते हो तो MongoDB के अंदर खुद से कोई वैलिडेशन वहां पे अप्लाई नहीं होती। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो सेकंड पॉइंट, दिस फीचर्स अलाउ डेवलपर्स टू एनफोर्स डेटा इंटेग्रिटी विद इन अ MongoDB collections, ensuring that documents inserted into a collection adhere to a specific structure। मतलब यहां पे कह रहा है कि ये जो बाय डिफॉल्ट स्कीमा वैलिडेशन इंप्लीमेंट नहीं होती ना, इसकी मदद से क्या होता है कि जो डेवलपर्स हैं MongoDB के, वो खुद से डेटा इंटेग्रिटी को क्या करवा सकते हैं, एनफोर्स करवा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, इंप्लीमेंट कर सकते हैं। मतलब हम अपने हिसाब से क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं कि भाई कौन कौन सी फील्ड्स होंगी, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होंगी और वो किस डेटा टाइप की होंगी, ताकि अगर यूजर कोई गलत डेटा टाइप का डेटा वहां पे एंटर करेगा तो वहां पे एरर आएगा। और फिर यहाँ पे यही कह रहा है कि हर कलेक्शन का अपना एक स्ट्रक्चर होगा कि आप उसके अंदर किस टाइप के डॉक्यूमेंट्स इंसर्ट करवा सकते हैं। ठीक है, तो इससे डेटा इंटेग्रिटी हमारी मेंटेन रहती है। इसका मतलब कोई गलत डेटा हम नहीं पास कर पाते अपनी कलेक्शंस के अंदर। ठीक है, तो ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट, बाय स्पेसिफाइंग अ सेट ऑफ वैलिडेशन रूल्स वी कैन प्रिवेंट एररनेस डेटा एंड मेंटेन कंसिस्टेंसी अक्रॉस डॉक्यूमेंट्स। मतलब देखो, जब हम स्कीमा वैलिडेशन को यूज करके कुछ सेट ऑफ वैलिडेशन रूल्स अप्लाई करते हैं ना अपनी कलेक्शंस में, तो उससे फायदा क्या होता है कि हमारी जो कलेक्शंस हैं, जो हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं, उसके अंदर जो एरर प्रोड्यूस करने वाला डेटा होता है ना, मतलब जो सही डेटा नहीं होता, जो रॉन्ग डेटा होता है, गलत डेटा होता है, वो एक्सेप्ट नहीं होता। इससे क्या होता है कि डॉक्यूमेंट्स के दरमियान जो कंसिस्टेंसी है वो मेंटेन रहती है। मतलब जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसके अंदर आपको सेम डेटा टाइप का डेटा देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब आगे आ जाओ, अब यहां पे हम बात करते हैं सिंटैक्स की। मतलब क्या सिंटैक्स होता है, किस तरह से हम वो वैलिडेशन रूल्स स्कीमा की मदद से अप्लाई करते हैं। तो भाई यहां पे देखो, जब भी हम ये वैलिडेशन रूल्स अप्लाई करते हैं ना, वो दो तरीकों से करते हैं। एक तो हम जब भी नई कलेक्शन बना रहे हैं तो नई कलेक्शन बनाते हुए हम उसके अंदर जो भी वैलिडेशन रूल्स हैं वो अप्लाई कर दें। दूसरा ये होता है कि अगर हमारे पास कोई एग्जिस्टिंग कलेक्शन है, मतलब कोई कलेक्शन हमारे पास पहले से बनी हुई है, तो उसके अंदर हम किस तरह से ये वैलिडेशन रूल्स को अप्लाई करते हैं। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम पहली चीज की बात करेंगे, जिसके अंदर हम ये देखेंगे कि कलेक्शन को क्रिएट करते हुए, उसकी प्रॉपर्टीज को क्रिएट करते हुए हम किस तरह से वैलिडेशन रूल्स अप्लाई करते हैं। फिर आगे जाके मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हम एग्जिस्टिंग कलेक्शन के ऊपर ये वैलिडेशन रूल्स अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखो सिंटैक्स के अंदर क्या है। यहाँ पे देखो डीबी, जो हमारा करंट एक्टिव डीबी होगा, और उसके बाद क्रिएट कलेक्शन। ये हम क्यों यूज करते हैं, कलेक्शन को क्रिएट करने के लिए। और फिर देखो मैं अपनी कलेक्शन का नाम क्या रख रहा हूं यहाँ पे, पर्सन। मतलब पर्सन के लिए यहाँ पे मैं कलेक्शन बना रहा हूं। और फिर देखो कॉमा लगा के सेकंड आर्ग्यूमेंट में मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट पास किया। मतलब यहाँ पे देखो कर्ली ब्रैकेट ऑन किया और सबसे नीचे देखो कर्ली ब्रैकेट ऑफ किया, और ये जो क्रिएट कलेक्शन वाला मेथड है उसका ब्रैकेट मैंने ऑफ किया। उसके बाद यहाँ पे वैलिडेशन अप्लाई करने के लिए हम यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट बनाते हैं, और वो होता है वैलिडेटर का। मतलब आपने इस तरह से वैलिडेटर लिखना है, कोलन लगाना है और ऑब्जेक्ट यहाँ पे ओपन और क्लोज करना है। ठीक है, फिर वैलिडेटर के बाद यहाँ पे एक और आपने ऑब्जेक्ट पास करना है, और वो होगा यहाँ पे देखो $जेसन स्कीमा। और यहाँ पे देखो इसका भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, मतलब कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे ऑफ हो रहा है। तो इसके अंदर हम यहाँ पे प्रॉपर्टीज पास करेंगे। ठीक है, मतलब कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हमें अपनी कलेक्शन के अंदर चाहिए। प्रॉपर्टीज मतलब कौन कौन सी फील्ड्स, कौन कौन से की वैल्यू पेयर्स हमें यहाँ पे चाहिए, वो हम इसके अंदर डिफाइन करेंगे। इसके साथ साथ हम उसकी डेटा टाइप भी स्पेसिफाई करेंगे। लेकिन यहाँ पे देखो शुरू में हमारे पास एक ऑप्शनल चीज होती है, और वो होता है यहाँ पे देखो रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड मतलब अगर किसी ने जावास्क्रिप्ट के फॉर्म्स के साथ काम किया है तो वहां पे उसको पता होगा कि जब भी हम कोई टेक्स्ट बॉक्स एम्प्टी छोड़ के सबमिट करते हैं तो वहां पे रिक्वायर्ड का एक एरर आता है।
कि भाई ये वाला टेक्स्ट बॉक्स आप एम्प्टी नहीं छोड़ सकते, ये रिक्वायर्ड है, इसके अंदर लाजमी आपने कोई वैल्यू डालनी है। तो उसी तरह की प्रॉपर्टी यहाँ पे देखो हमारे पास यहाँ पे ही मौजूद है, रिक्वायर्ड। और इसके अंदर देखो मैंने 3 प्रॉपर्टीज के नेम पास किए हैं। एक तो नेम हो गया, एज हो गया और जेंडर हो गया। और मैं कह रहा हूं ये तीनों रिक्वायर्ड है। इसका मतलब जब भी मैं अपने पर्सन के कलेक्शन के अंदर डेटा इंसर्ट करूंगा तो लाजमी मुझे ये तीनों चीजें प्रोवाइड करनी है। अगर मैं ये तीनों चीजें प्रोवाइड नहीं करूंगा, मतलब अगर मैंने सिर्फ नेम और एज प्रोवाइड किया, जेंडर प्रोवाइड नहीं किया, तो हमारे पास एरर आएगा। लेकिन भाई आपको पता है कि हमारे पास कुछ चीजें ऑप्शनल भी होती हैं। मतलब जिस तरह से मैं चाह रहा हूं कि भाई एज ऑप्शनल है, यूजर चाहे तो एज के अंदर भले डेटा ना डाले, मतलब इसके अंदर बाय डिफॉल्ट भले नल चला जाए, तो उस केस में आप ये जो एज है ना, ये आप इस रिक्वायर्ड के एरे में से हटा दोगे। और ये जो रिक्वायर्ड की प्रॉपर्टी है ना, ये भी ऑप्शनल है। मतलब अगर आप ये पूरी की पूरी लाइन ना भी लिखो तब भी आपके पास काम हो जाएगा। फिर देखो यहाँ पे मैंने एंड में कॉमा लगाया। और अब यहाँ पे देखो दूसरी प्रॉपर्टी आती है टाइटल। ये टाइटल प्रॉपर्टी भी ऑप्शनल है, लेकिन इसके अंदर देखो क्या लिखा है मैंने, पर्सन वैलिडेशन। मतलब देखो जब भी इस कलेक्शन के अंदर हम डेटा इंसर्ट करेंगे और अगर कोई वहां पे एरर आ जाता है तो एरर के शुरू में आपको ये टाइटल नजर आएगा जिसके अंदर ये मैसेज लिखा हुआ होगा, पर्सन वैलिडेशन। तो ये जो रिक्वायर्ड और टाइटल है ये दोनों ऑप्शनल है। अगर आप चाहते हो इनको यूज करो, अगर नहीं चाहते तो भले आप इनको यूज ना करो। ठीक है, तो ये दोनों चीजें स्पेसिफाई करने के बाद थर्ड चीज जो हम अप्लाई करेंगे वो मैंडेटरी है, मतलब वो लाजमी है। और उस ऑब्जेक्ट का नाम है यहाँ पे देखो प्रॉपर्टीज। अब इस प्रॉपर्टीज के ऑब्जेक्ट के अंदर हम वो फील्ड्स स्पेसिफाई करेंगे जो हमें इस कलेक्शन के अंदर चाहिए। तो यहाँ पे देखो जब मैंने प्रॉपर्टीज स्टार्ट किया तो इसका भी कर्ली ब्रैकेट ऑन किया और यहाँ पे इसका कर्ली ब्रैकेट भी ऑफ किया। और अब इसके अंदर जो सबसे पहली प्रॉपर्टी मुझे चाहिए वो होगी नेम के लिए। तो यहाँ पे देखो नेम का भी मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट स्टार्ट किया, कर्ली ब्रैकेट ऑन किया, यहाँ पे ऑफ किया और उसके बाद कॉमा लगाया, क्योंकि नेम के बाद मुझे एज भी चाहिए, एज के बाद मुझे जेंडर भी चाहिए। तो अब देखो नेम की मैं डेटा टाइप अब स्पेसिफाई करूंगा किस तरह से। यहाँ पे देखो हमारे पास एक प्रॉपर्टी है जिसका नाम है बीसन टाइप। और ये बीसन टाइप क्या है, मैंने इसको डेटा टाइप क्या दे दी, स्ट्रिंग। भाई यहाँ पे देखो मैं बीसन टाइप क्यों यूज कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो हमारा जेसन है ना, जब हम उसे स्टोर करते हैं मोंगोडीबी के अंदर तो वो मजीद बीसन के अंदर कन्वर्ट होता है। और बीसन के ऊपर हम पूरा एक अलग से लेक्चर देख चुके हैं, तो अगर किसी ने नहीं देखा तो इसी प्लेलिस्ट के अंदर से ही बीसन वाला लेक्चर आप लाजमी देख लेना। तो यहाँ पे देखो मैंने बताया कि जो नेम है इसकी डेटा टाइप क्या होगी, स्ट्रिंग। और फिर उसके बाद यहाँ पे देखो एक और प्रॉपर्टी है जिसका नाम है डिस्क्रिप्शन। और इसके अंदर देखो मैंने क्या लिखा है, नेम मस्ट बी अ स्ट्रिंग एंड रिक्वायर्ड। और देखो ये जो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने एक यहाँ पे लाइन लिखी है ना, ये हमें कब विजिबल होगी, जब भी हमारे पास कोई एरर आएगा नेम से रिलेटेड। मतलब जिस तरह नेम स्ट्रिंग लेता है ना, अगर मैंने इसके अंदर इंटीजर डाल दिया तो हमारे पास एरर आएगा और ये वाला एरर हमें शो होगा। कौन सा, जो हमने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिखा है, नेम मस्ट बी अ स्ट्रिंग एंड रिक्वायर्ड। मतलब नेम स्ट्रिंग भी होना चाहिए और ये रिक्वायर्ड भी है, मतलब लाजमी आपने इसके अंदर वैल्यू पास करनी है। ठीक है, देखो ये तो नेम पहली फील्ड हो गई हमारे पास। अब दूसरी फील्ड यहाँ पे देखो, दूसरी फील्ड यहाँ पे देखो मैं नेम हटाता हूँ क्योंकि मेरे पास यहाँ पे जगह नहीं है। ठीक है, और इसी के अंदर यहाँ पे देखो अब मैं एज की प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे पास कर दी। देख रहे हो एज का भी कर्ली ब्रैकेट ऑन हो रहा है और यहाँ पे ऑफ हो रहा है और उसके बाद कॉमा है। और इसके अंदर अब देखो सबसे पहले बीसन टाइप क्या है, इंट। मतलब इंटीजर है ना, तो यहाँ पे मैंने क्या स्पेसिफाई कर दिया, इंट। और उसके बाद देखो मिनिमम वैल्यू, मतलब हम यहाँ पे मिनिमम और मैक्सिमम एज भी तो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना। तो उसके लिए हमारे पास दो प्रॉपर्टीज हैं, एक है मिनिमम और दूसरा है मैक्सिमम। तो देखो मैंने यहाँ पे क्या कह दिया कि मिनिमम एज यूजर क्या एंटर कर सकता है 10 और मैक्सिमम क्या एंटर कर सकता है 5। लेकिन अगर वो 10 से छोटी वैल्यू डालेगा तब भी एरर आएगा और अगर वो 50 से ज्यादा बड़ी वैल्यू डालेगा तब भी हमारे पास एरर आएगा। और एरर क्या शो होगा, यहाँ पे देखो डिस्क्रिप्शन के अंदर देखो मैंने यहाँ पे क्या पास कर दिया, एज मस्ट बी बिटवीन 10 एंड 50। और ये रिक्वायर्ड भी है क्योंकि देखो मैंने शुरू में यहाँ पे ये जो हमारे पास एज वाली प्रॉपर्टी है इसको मैंने रिक्वायर्ड में डाला हुआ है ना, तो इसको आप एम्प्टी भी नहीं छोड़ सकते। ठीक है, तो आप चाहो तो यहाँ पे जो मैसेज है वो उसके अंदर आप रिक्वायर्ड भी डाल सकते हो। ठीक है, तो देखो ये मैंने एज की प्रॉपर्टी यहाँ पे स्पेसिफाई कर दी। ठीक है, और उसके अंदर जो जो डेटा टाइप था मिनिमम मैक्सिमम सब स्पेसिफाई कर दिया। फिर यहाँ पे देखो तीसरी और लास्ट चीज, तीसरी हमारे पास है जेंडर। तो देखो जेंडर के लिए भी यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट स्टार्ट किया, मतलब कर्ली ब्रैकेट। और देखो अब इसका जो क्लोजिंग ब्रैकेट है इसके एंड में मैंने कॉमा नहीं लगाया क्योंकि यहाँ पे मुझे चौथी प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, मतलब सिर्फ 3 चाहिए और जेंडर हमारे पास लास्ट है, इसलिए मैंने यहाँ पे कॉमा स्पेसिफाई नहीं किया। और अब देखो जेंडर के लिए यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि भाई सबसे पहले उसकी टाइप क्या है, इसकी भी स्ट्रिंग है नेम की तरह। और फिर उसके बाद यहाँ पे देखो एक और मैं न्यू चीज यूज कर रहा हूँ जिसका नाम है इनम। इनम के अंदर मैं कुछ वैल्यूज स्पेसिफाई कर रहा हूं, मतलब कुछ ऐसी प्री डिफाइंड वैल्यूज हैं और इन्हीं में से यूजर सेलेक्ट करेगा। मतलब जेंडर में यूजर क्या क्या सिलेक्ट कर सकता है, मेल सिलेक्ट कर सकता है, फीमेल या अदर।
इसके अलावा चौथी और कोई चीज वो सिलेक्ट नहीं कर सकता। अगर उसने कोई चौथी चीज इंसर्ट करने की कोशिश की तो हमारे पास एरर आएगा। और एरर के लिए यहां पे देखो डिस्क्रिप्शन, और देखो एरर में मैं क्या कह रहा हूं, जेंडर मस्ट बी वन ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज, मेल हो सकता है, फीमेल हो सकता है, या अदर हो सकता है। इसके अलावा अगर कोई चौथी वैल्यू डालेगा तो हमारे पास ये वाला एरर आएगा। ठीक है, तो ये इनम की प्रॉपर्टी भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, जिसके अंदर हम प्री डिफाइंड वैल्यूज स्पेसिफाई कर सकते हैं कि भाई आप इन्हीं तीनों में से कोई वैल्यू डाल सकते हो, इसके अलावा आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने सिंटेक्स का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि अगर कोई भी कर्ली ब्रैकेट की मिस्टेक हो गई, कॉमा की मिस्टेक हो गई, या स्क्वायर ब्रैकेट की मिस्टेक हो गई, तो आपके पास ये सिंटेक्स कंप्लीट नहीं होगा और एरर भी आ सकता है। मतलब ये कलेक्शन क्रिएट करने में आपको दिक्कत पेश आ सकती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो यही जो चीज मैंने आपको यहाँ पे सिंटेक्स में दिखाई ना, ये सारी चीज मतलब ये पूरा सिंटेक्स मैंने अपने नोटपैड में कॉपी किया हुआ है। मैं आपको नोटपैड में लेके चलता हूँ। ये देखो, ये आपको नजर आ रहा है। देखो शुरू में उसी तरह से यहाँ पे देखो मैंने क्रिएट कलेक्शन यूज करके पर्सन की कलेक्शन बना रहा हूँ, फिर वैलिडेटर यूज कर रहा हूँ, फिर देखो जेसन स्कीमा है, और उसके अंदर यहाँ पे देखो रिक्वायर्ड की प्रॉपर्टी है, टाइटल है, और फिर देखो ये पूरा प्रॉपर्टीज वाला सेक्शन है, देख रहे हो। और इसके अंदर यहाँ पे देखो सबसे पहले नेम है जिसकी टाइप स्ट्रिंग है, फिर देखो एज है जिसके अंदर टाइप भी है, मिनिमम मैक्सिमम भी है, डिस्क्रिप्शन भी है, और फिर देखो जेंडर, देख रहे हो बीसन टाइप है, इनम है, और फिर डिस्क्रिप्शन है। मतलब अब ये पूरा का पूरा मुझे यहाँ पे जो कोड है वो यूज करके क्या करना है, पर्सन की कलेक्शन क्रिएट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो MongoDB कंपस पे चलते हैं, और यहाँ पे देखो मैंने पहले से अपना ये कनेक्शन कनेक्ट करके रखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं यहाँ पे अपने मोंगो शेल के अंदर। तो उसके लिए यहाँ पे देखो मैं विंडो R प्रेस करता हूँ, और इसके अंदर देखो CMD एंटर करते हैं। ठीक है, देखो कमांड प्रॉम्प्ट आ गया, इसको फुल स्क्रीन करते हैं, और इसके अंदर सबसे पहले मैं अपना मोंगो शेल ओपन कर लेता हूँ, कनेक्ट करवा लेता हूँ। ठीक है, स्मॉल में लिखना है मोंगो शेल। ठीक है, मोंगोश लिख के यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ। तो ये देखो ये हमारे सर्वर के साथ कनेक्ट हो चुका है। ठीक है, और सबसे पहले अगर मैं इसके अंदर आपको डेटाबेसेस दिखा दूं, शो DBs, तो देखो ये एम्प्लॉय DB है जिसके अंदर हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो इसको मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ। ठीक है, एम्प्लॉय DB यहाँ पे मैंने यूज किया, स्विच हो गया ये। अब मैं इसको CLS करता हूँ, और इसके अंदर देखो मैं आपको कलेक्शंस दिखा देता हूँ कि अभी हमारे पास कलेक्शंस कितनी है, एंटर करते हैं। अभी देखो सिर्फ एक ही कलेक्शन है जिसका क्या नाम है, एम्प्लॉय कॉल। तो अब इसके अंदर मैं यहाँ पे दूसरी कलेक्शन बनाऊंगा। कौन सी कलेक्शन, जिसका कोड मैंने आपको यहाँ पे दिखाया, ये जो पर्सन कलेक्शन है जिसके अंदर मैंने डेटा टाइप स्पेसिफाई किए, मतलब स्कीमा वैलिडेशन को इंप्लीमेंट किया है। तो यहाँ से अब हम इसको कॉपी करते हैं, Ctrl+C, और यहाँ पे चलते हैं अपने टर्मिनल में, और अब यहाँ पे देखो मैं राइट क्लिक करता हूँ। तो देखो ये सारी चीजें यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट तरीके से यहाँ पे आ चुकी हैं। और अब देखो सबसे लास्ट में मैंने यहाँ पे क्या करना है, एंटर। तो देखो जैसे ही एंटर किया यहाँ पे देखो क्या आ रहा है आपके पास, OK1। OK1 का मतलब कि हमारे पास सक्सेसफुली हमारी एक कलेक्शन क्रिएट हो चुकी है विद ऑल दीज डेटा टाइप्स, विद ऑल दीज प्रॉपर्टीज एंड फील्ड्स। ठीक है, तो मैं इसको CLS करता हूँ, और अब आपको मैं यहाँ पे दोबारा ये कलेक्शंस दिखाता हूँ अपनी। शो कलेक्शंस करते हैं, एंटर करते हैं। तो यहाँ पे देखो पर्सन की कलेक्शन आ चुकी है, और अब देखो अब इस कलेक्शन के अंदर मैं एक डेटा इंसर्ट करता हूँ। ठीक है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे आता हूँ। ठीक है, एक न्यू मैं डॉक्यूमेंट ले लेता हूँ अपने नोटपैड का। ठीक है, और यहाँ पे देखो मैं लिखता हूँ DB.person। पर्सन के बाद यहाँ पे मुझे एक डॉक्यूमेंट इंसर्ट करना है इसके अंदर, तो insert1 का मेथड मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। इसके अंदर ऑब्जेक्ट स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, इस तरह से इसको थोड़ा जूम कर देते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे पहले मैं नेम स्पेसिफाई करता हूँ। ठीक है, नेम मैं अपना यहाँ पे डाल देता हूँ, फॉर एग्जांपल आदिल। ठीक है, और उसके बाद मैं यहाँ पे एज डाल देता हूँ, एज स्पेसिफाई कर देते हैं 31, और फिर यहाँ पे मैं जेंडर स्पेसिफाई कर देता हूँ, और वो स्ट्रिंग में होगा, वो है मेल। मतलब देखो अभी जो मैंने डेटा डाला है वो बिल्कुल परफेक्ट है, मतलब कोई भी यहाँ पे एरर आने की संभावना नहीं है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं इसको Ctrl+A करता हूँ, Ctrl+C करता हूँ, और चलते हैं अपने यहाँ पे मोंगो शेल में, और यहाँ पे आके मैं राइट क्लिक करता हूँ। तो देखो जैसे ही राइट क्लिक किया, देखो ये सारा डेटा आपके पास आ रहा है, और अब एंटर करके इसको इंसर्ट करते हैं। तो देखो जैसे ही मैंने यहाँ पे एंटर किया तो देखो इंसर्ट हो चुका है, और इस वाले डॉक्यूमेंट को एक ID भी असाइन हो चुकी है। ठीक है, तो इसका डेटा देखने के लिए मैंने आपको कमांड बताई थी DB, उसके बाद कलेक्शन का नाम पर्सन, और फिर इसके साथ हम यूज करते हैं फाइंड का मेथड। ठीक है, एंटर करते हैं। तो ये देखो ये एक हमारे पास रो इंसर्ट हो गई जिसके अंदर मैंने नेम, एज और जेंडर स्पेसिफाई किया था। तो देखो अभी ये डॉक्यूमेंट क्यों इंसर्ट हो गया, क्योंकि इसके अंदर मैंने सारी चीजें बिल्कुल परफेक्ट इंसर्ट की हैं। लेकिन अगर मैं इसके अंदर कुछ मिस्टेक्स करूंगा तो हमारे पास एरर आएगा। ठीक है, जिस तरह यहाँ पे देखो। ठीक है, अब देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं फॉर एग्जाम्पल नेम की जगह यहाँ पे कोई इंटीजर वैल्यू डाल देता हूँ 22। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो इसको Ctrl+A करते हैं, Ctrl+C, यहाँ पे जाके सबसे पहले मैं इसको CLS कर देता हूँ, एंटर करते हैं। और अब देखो ये वाली मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ कमांड, मतलब ये वाली क्यूरी यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दी। और अब देखो अब जैसे ही मैं एंटर करूंगा ना, आप रिजल्ट देखना। तो यहाँ पे देखो जैसे ही मैंने एंटर किया, यहाँ पे देखो एरर आ रहा है, और एरर में क्या कह रहा है, मोंगो सर्वर एरर। ठीक है,
और उसके अंदर मैसेज क्या आ रहा है, देखो डॉक्यूमेंट फेल्ड वैलिडेशन, मतलब जो डॉक्यूमेंट आप इंसर्ट कर रहे हो उसके अंदर वैलिडेशन फेल हो चुकी है। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे नेम में क्या डाल दिया, इंटीजर डाल दिया। तो अब जरा नीचे आओ, यहाँ पे देखो बता रहा है कि नेम प्रॉपर्टी में एरर आ रहा है, और देखो जो हमने डिस्क्रिप्शन सेट की थी, एरर सेट किया था, वही मैसेज आ रहा है, नेम मस्ट बी अ स्ट्रिंग एंड रिक्वायर्ड। और यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, कंसिडर्ड वैल्यू, मतलब जो वैल्यू आपने इंसर्ट की है वो 22 है और उसकी डेटा टाइप क्या है, इंटीजर है। लेकिन ये जो नेम वाली प्रॉपर्टी है ये क्या एक्सपेक्ट कर रही थी, स्ट्रिंग डेटा टाइप एक्सपेक्ट कर रही थी। ठीक हो गया? तो देखो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे ये स्पेसिफाई करवा रहा है। ठीक है, लेकिन फिर सेम इसी तरह यहाँ पे देखो, अब अगर मैं यहाँ पे नेम सही डाल देता हूँ, ठीक है, मतलब मैंने यहाँ पे नेम सही डाल दिया आदिल, और इसके अंदर अब मैं एज के अंदर यहाँ पे देखो कुछ इस तरह से स्पेस डाल देता हूँ, मतलब इस तरह से मैं डेटा डाल देता हूँ 31। ठीक है, तो अब इसको मैं Ctrl+A Ctrl+C करता हूँ, CLS करते हैं, यहाँ पे आके राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आके एंटर करते हैं। तो ये देखो अब एज प्रॉपर्टी में एरर दे रहा है। ठीक है, और क्या कह रहा है, देखो एज मस्ट बी बिटवीन 10 एंड 50, मतलब एरर मैसेज आप कोई भी सेट कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे देखो कंसिडर्ड वैल्यू क्या बता रहा है, अब 31, क्या आपने 31 डाला है, और यहाँ पे देखो ये स्ट्रिंग है, देख रहे हो, मतलब बता रहा है कि जो डेटा आपने स्पेसिफाई किया है वो स्ट्रिंग टाइप का है, लेकिन ये आपसे एक्सपेक्ट क्या कर रहा है, यहाँ पे देखो इंटीजर एक्सपेक्ट कर रहा है, क्योंकि हमने इसकी डेटा टाइप क्या स्पेसिफाई की थी, इंटीजर स्पेसिफाई की थी। ठीक हो गया? और अगर यहाँ पे देखो एक से ज्यादा पे एरर आता है तो वो सारे एरर्स आपको यहाँ पे इसी तरह आपके टर्मिनल में दिखाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप सही डेटा डाल देते हो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं डेटा चेंज करता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे कहता हूँ फॉर एग्जाम्पल कुमार, ठीक है, या मैं इसको कहता हूँ कुमारी, और यहाँ पे आके मैं फीमेल डाल देता हूँ। ठीक है, ठीक है, तो इसको Ctrl+A कॉपी करते हैं, यहाँ पे CLS करते हैं, यहाँ पे आके राइट क्लिक करता हूँ, देखो डेटा आ गया, यहाँ पे एंटर करते हैं, तो देखो बिल्कुल सक्सेसफुली यहाँ पे डेटा ये इंसर्ट हो चुका है। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे इसका डेटा आपको दिखाऊं यहाँ पे फाइंड करके, तो ये देखो बिल्कुल सही तरह से डेटा इंसर्ट हो रहा है। और सेम इसी तरह अगर आप यहाँ पे क्या करते हो, फीमेल की जगह यहाँ पे आप कुछ और डाल देते हो, ठीक है, मतलब मेल फीमेल और अदर के अलावा अगर आप कुछ डाल देते हो, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ XYZ, और अब अगर मैं यहाँ पे आके इसको Ctrl+A Ctrl+C करते हैं, CLS करते हैं पहले, और फिर यहाँ पे आके राइट क्लिक करके मैं पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे आके अब मैं एंटर करता हूँ, तो अब देखो अब जेंडर पे एरर दे रहा है, देख रहे हो, और देखो क्या कह रहा है, आपने क्या वैल्यू डाली है, XYZ, जो कि हमारे इस इनम के अंदर मौजूद नहीं है। कौन से इनम में? ये जो मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई किया, देख रहे हो, मतलब आप इन तीनों वैल्यूज में से ही चूज कर सकते हो, चौथी वैल्यू आप नहीं डाल सकते। ठीक है, देखो इस तरह से हमारी ये जो स्कीमा वैलिडेशन है वो इंप्लीमेंट होती है और इस तरह से वो काम करती है। ठीक है, अब मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज बताना चाह रहा हूँ, ठीक है, आगे आ जाओ। ठीक है, सिंटेक्स आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन यहाँ पे मैं कुछ और चीजें आपको बताना चाह रहा हूँ। भाई देखो हमने बीसेंट टाइप की एक प्रॉपर्टी यूज की ना, जिसके अंदर हम अपनी डिजायर्ड क्या कर सकते हैं, जो डेटा टाइप है वो स्पेसिफाई कर सकते हैं। लेकिन भाई देखो यहाँ पे अभी मैंने आपको सिर्फ दो बताई है प्रैक्टिकल करके, एक स्ट्रिंग हो गया, एक इंटीजर हो गया, हमारे पास और भी बहुत सारी हैं जो हम बीसेंट टाइप के अंदर स्पेसिफाई कर सकते हैं। कौन कौन सी है वो यहाँ पे देखो, हम स्ट्रिंग की जगह यहाँ पे इंटीजर भी पास कर सकते हैं, ठीक है, हम यहाँ पे डबल भी पास कर सकते हैं, हम बूलियन भी पास कर सकते हैं, ट्रू फॉल्स, और डबल क्या होता है, पॉइंट वैल्यूज होती हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो एरे भी पास कर सकते हैं, हम यहाँ पे डेट भी पास कर सकते हैं, हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी पास कर सकते हैं। मतलब बीसेंट टाइप के अंदर हमारे पास बहुत सारी टाइप्स हैं जो हम यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं अपनी किसी भी फील्ड के साथ। और फिर देखो इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे बता रहा हूँ, भाई देखो जब भी आप यहाँ पे इंटीजर लिखोगे ना, तो इंटीजर आपने पूरा नहीं लिखना, आपने यहाँ पे शॉर्ट में लिखना है इंट। ठीक है, एक तो ये चीज हो गई, और दूसरा जब भी आप यहाँ पे बूलियन लिखोगे, मतलब जब भी आप ऐसी फील्ड बनाना चाह रहे हो जिसके अंदर आप चाह रहे हो सिर्फ ट्रू या फॉल्स जाए, ठीक है, तो उसके लिए आपको बूलियन यहाँ पे पूरा नहीं लिखना, आपको शॉर्ट में लिखना है बूल। ठीक है, तो एक ये पॉइंट आपने याद रखना है, सही है। और उसके बाद अगर मैं प्रॉपर्टीज की बात करूं, मतलब कुछ प्रॉपर्टीज हमारे पास स्पेसिफिक होती हैं किसी भी डेटा टाइप के अंदर, जिस तरह यहाँ पे देखो हमारे पास ये इंटीजर है ना, इंटीजर के अंदर हमारे पास दो और एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज होती हैं जो मैंने अभी आपको यूज करके भी दिखाई। कौन कौन सी? मिनिमम एंड मैक्सिमम। मतलब हमने एज स्पेसिफाई की थी ना कि मिनिमम एज इतनी होनी चाहिए, मैक्सिमम एज इतनी स्पेसिफाई होनी चाहिए, तो उसके लिए दोनों हम प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हैं। और यही दोनों प्रॉपर्टीज हम डबल के साथ भी यूज कर सकते हैं। डबल मतलब जब हम पॉइंट वैल्यूज यूजर से लेते हैं, जिस तरह हाइट ले ली, ठीक है, या फिर कोई भी अमाउंट ले लिया, पेमेंट ले ली, तो उसके अंदर भी हम मिनिमम और मैक्सिमम की प्रॉपर्टी स्पेसिफाई कर सकते हैं। ठीक है, और फिर यहाँ पे देखो आपको एरे नजर आ रहा है। ठीक है भाई, देखो हम एरे भी बना सकते हैं, इसको भी मैं आने वाले लेक्चर्स के अंदर आपको बताऊंगा। तो भाई देखो एरे जब भी मैं बनाता हूं, ठीक है, एरे का क्या मतलब होता है कि हम किसी भी फील्ड के अंदर मल्टीपल वैल्यूज डाल सकते हैं, लेकिन वो मल्टीपल वैल्यूज किस डेटा टाइप की होंगी उसके लिए यहाँ पे देखो हम एक प्रॉपर्टी यूज करते हैं जिसका नाम है आइटम्स, और इसके अंदर हम डेटा टाइप स्पेसिफाई कर देंगे, फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग।
मतलब मैं कह रहा हूं जो आइटम्स हैं इसके अंदर जो भी आइटम्स आएंगे ना वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में आएंगे। अगर उसके अंदर आइटम्स फॉर एग्जांपल यूजर इंटीजर टाइप के देने की कोशिश करेगा तो वहां पे एरर आएगा। मतलब हमने यहां पे भी रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि भाई जो एरे है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग टाइप का ही डेटा आएगा, इंटीजर या डबल या और किसी टाइप का डेटा नहीं आ सकता। लेकिन अगर आप ये आइटम्स वाली प्रॉपर्टी स्पेसिफाई नहीं करते इस तरह से तो आप किसी भी डेटा टाइप का डेटा अपने एरे के अंदर स्टोर कर सकते हो। और फिर एक और प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे यूज की थी स्ट्रिंग के साथ, और वो कौन सी थी, इनम। ये इनम मैंने कहां अप्लाई किया था, जेंडर की प्रॉपर्टी के अंदर, जिसके अंदर मैंने बताया था कि भाई मेल, फीमेल और अदर सिर्फ इन तीनों वैल्यूज में से ही आप चूज कर सकते हो। इनके अलावा आप कोई चौथी वैल्यू पास करोगे तो वहां पे एरर आएगा। और ये इनम मैंने अभी किसके साथ यूज किया था, स्ट्रिंग के साथ यूज किया था। भाई देखो आप चाहो तो इसको इंटीजर के साथ भी यूज कर सकते हो, बुलियन वगैरह के साथ भी यूज कर सकते हो, ये वहां पे भी काम करेगी। मतलब स्ट्रिंग हो गया, इंटीजर हो गया, डबल हो गया, वहां पे भी आप ये इनम को यूज करके प्री डिफाइंड वैल्यू सेट कर सकते हो। ठीक हो गया। तो ये था हमारा स्कीमा वैलिडेशन का पहला पार्ट। इसका भी दूसरा पार्ट भी रहता है, उसके अंदर भी मैं आपको कोई और चीजें बताऊंगा जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपने मेक श्योर करना है कि वो वाला लेक्चर भी लाजमी देखना है। तो यहाँ पे हमारा ये लेक्चर हो गया वाइंड अप। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करके जाना, इसके साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस करना, क्योंकि और भी बहुत सारी वीडियोस इस लेक्चर सीरीज के अंदर आने वाली हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरा चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।